हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसमें हमारा एक अगला अध्याय है जो कि है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका चक्र और विभाजन। और इसी यूनिट का यानी कि आगे हम पढ़े थे वो है शोषण और गैसों का विनिमय। वो आप देख सकते हो। इन सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। अब आप देखिए कि इसमें क्या दिया है। अध्याय 15 है ये। आपके बुक में अलग भी हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी अलग पुरानी नहीं सब अलग हो सकती है। तो इसमें है अध्याय 15, उस पर ध्यान मत देना, ये टॉपिक पे ध्यान देना कि शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण वाला जो अध्याय है। फिर आप देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हम आगे पढ़ सकते हैं। इसमें जो है वो है इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए क्या क्या है। रुधिर, लसिका, ऊतक द्रव्य, परिसंचरण पथ, द्विव परिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण, परिसंचरण से संबंधित रोग। और देखिए इधर क्या दिया हुआ है। अब तक आप सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। मतलब कि बाहर निकालना आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो वो शोषण और गैसों का विनिमय में हम पढ़ लिए थे। आगे देखिए, अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक के से चलने हेतु एक प्रभावी क्रिया विधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु आवागमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्रणाली जैसे स्पंज व सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए, ये दिया हुआ है। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव्य लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका ऊतक द्रव्य के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। अब आप देखिए, इसमें पहला टॉपिक है रुधिर। क्या है? रुधिर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रुधिर। रुधिर क्या है? रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। क्या है? रक्त एक विशेष प्रकार का क्या है? ऊतक है, जिसमें द्रव्य अधात्रीय मैट्रिक्स, प्लेज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। इसमें दिया हुआ है प्लेज्मा। हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्लेज्मा क्या है। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग मतलब रक्त का आयतन का लगभग कितना है? 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने एवं स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, HCO3, क्लोरीन आयन इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने तथा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, अगर इसमें थक्का नहीं रहा तो। अब आगे देखिए, संगठित पदार्थ क्या दिया हुआ है। संगठित पदार्थ देखिए, लाल रुधिर कणिका, इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। और ये रक्त के लगभग 45% भाग होते हैं। याद रख लेना। इसमें चित्र दिया हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं, शायद वो नीचे दिया होगा 5.11। रक्त में संगठित पदार्थ क्या क्या है देखिए। RBC है, प्लेटलेट्स है, इसिनोफिल्स है, बेसिलस है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। यह हम देख लिए, इसमें देखना, ठीक है। 45% संगठित पदार्थ है, वो देख लिए। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। इरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त, 5 से
5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ लाल अस्थि मज्जा में बनती है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं। याद रखना, जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती है उसमें केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है। इनकी आकृति उभयावतल बाइकोणिकीय होती है। इनका लाल रक्त एक लोहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की शोषण गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। मतलब जो प्लीहा है उसको क्या कहते हैं, लाल रक्त की कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएँ भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। देखना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका में इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। याद रख लेना। तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा में कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट अथवा अकर्ण कोशिका अग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स वो बेसोफिल्स कणिकाओं के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकणिकीय प्रकार के हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे कम लगभग सबसे अधिक 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होती है। आगे देखिए, आगे दिया है न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल्स 2 से 3% संक्रमण में बचाव करती है तथा एलर्जी प्रक्रियाओं में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने स्कंदन में सहायक है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमा में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, है ना। रक्त समूह ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे। क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अन्य अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया जाता है। इनमें से 2 मुख्य समूह है, एबीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ठीक है, याद रख लेना, क्या होता है, पूरे विश्व में होता है। ठीक है, एबीओ समूह। अब सबसे पहले हम देखेंगे एबीओ समूह। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। यह एंटीजन ए और बी है जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षीय एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह ए, बी, एबी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए तालिका दी हुई है। देख सकते हैं, ये तालिका दी हुई है। इसमें देखो क्या क्या है। देखो, यह रक्त समूह के नाम दिए हुए, लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिजन दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है एंटीबॉडी दिया हुआ है प्लाज्मा में, फिर रक्तदाता समूह, मतलब कि कौन कौन दान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ए जो है उसमें प्रतिजन ए क्या होगा, उपस्थित रहेगा। एंटीबॉडी इसमें बी होगी और ए और ओ इसमें क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। बी और इसमें बी प्रतिजन, इसमें एंटीजन ए होगा और बी और ओ इसको दान कर सकते हैं। ए बी में प्रतिजन उपस्थित होंगे और एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा, कोई भी नहीं होगा। और सारे समूह जो रक्त है उसे दान कर सकते हैं। ए बी वाला भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है और ओ भी। और जो ओ है उसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है, उपस्थित होती है, ए और बी, इसलिए ये रक्त समूह ओ होता है सिर्फ।
ठीक है। इसमें बता दूं कि इसमें ये बोलते हैं कि सर्वदाता, सर्वदाता कौन होता है तो वो है ओ, और सर्वग्राही मतलब कि ग्रहण करने वाला तो वो कौन है, ए बी। इसको सावधान कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है, दाता एवं ग्राही आदता के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक मिलन कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी को नष्ट होने में जैसी गंभीर परेशानी न हो। दाता संयोजन डोनर कैपेसिटी को दर्शाई गई है, ठीक है। देखो मतलब कि अगर आप मिलाओगे नहीं कि रक्त समूह कौन सा है तो बहुत परेशानी हो जाएगी और बहुत ही मतलब लोग बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिया हुआ है, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह वो एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सर्वदाता सर्व आदाता यानी कि ग्राही है, जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। अब हम आर एच समूह पढ़ेंगे। ए बी वो रक्त समूह पढ़ लिया है। देखिए आर एच समूह, आर एच समूह मतलब ये हुए पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव वही वाला, ठीक है। अब क्या देखो, एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आर एच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आर एच एंटीजन से रिसेस 15 में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति जो जिनमें आर एच एंटीजन होता है उसे आर एच संहित यानी आर एच पॉजिटिव, और जिसमें यह नहीं होता है उसे आर एच हीन या आर एच नेगेटिव कहते हैं। यदि आर एच रहित आर एच नेगेटिव के व्यक्ति को रक्त को आर एच सहित पॉजिटिव के साथ मिला जाता है तो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन आर एच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आर एच समूहों को मिलाना भी आवश्यक है। मतलब कि ए बी ओ तो वो तो मिलाना ही है, पॉजिटिव नेगेटिव है ये भी मिलाना है और बहुत बड़ा आवश्यक है। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, एक विशेष प्रकार की आर एच अयोग्यता को एक गर्भवती आर एच नेगेटिव माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के आर एच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आर एच एंटीजन सगर्भता में माता के आर एच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आर एच नेगेटिव रक्त के से शिशु के आर एच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आर एच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना शुरू हो कर देती है। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त में आर एच नेगेटिव भ्रूण के रक्त आर एच पॉजिटिव में आर एच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उससे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। क्या हो सकता है? पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आर एच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। अब आगे देखते हैं स्कंदन या रक्त का जमाव। स्कंदन या रक्त का जमाव क्या है? किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्कंदन स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग हिस्सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम्स थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आगे देखिए, अब लसिका ऊतक आ गया। अब देखिए ये लसिका या ऊतक आ चुका है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, और आप सब लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
और आप सजेशन देते रहिएगा कमेंट में कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। और अभी एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, मतलब आज कर ही देता हूँ, क्योंकि अभी मैं चैप्टर वाइज नीट या फिर आप किसी भी चीज़ की भी तैयारी करो या बोर्ड में ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी आते हैं, तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव लेके आने वाला हूँ। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।